संरक्षित कर सकते हैं। तो जल संरक्षण की दो तकनीकें होती हैं, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। वर्तमान में पानी को कैसे बचाया जा रहा है, और एक इससे रिलेवेंट जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें कुछ प्रोग्राम या योजनाओं के बारे में अपन कवर करेंगे। तो जल संरक्षण का मीनिंग क्या है? तो जल संरक्षण का मीनिंग ये है, जैसे जिस पानी को अपन यूज कर रहे हैं, जिस पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, उस पानी का उपयोग कम करना। कम करने का मीनिंग है सीमित करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी धो रहे, फर्श धो रहे, तो धोने के बजाय वो गीला कपड़ा करके पोंछे। फर्श धो रहे तो उसके बजाय है कि वो गीला कपड़ा करके उस पर पोंछा लगाए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पानी का जो यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, वो हमें क्या करना है? उपयोग है वो हमें कम करना है, सीमित करना है, और एक व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकना है। व्यर्थ बहते पानी को रोकना। तो इसका मीनिंग जल संरक्षण क्या है? तो ये अपने आप में जल संरक्षण है कि जल के उपयोग को सीमित करना यानी कम करना, और व्यर्थ बहते हुए पानी को रोक लेना ही अपने आप में क्या है? जल संरक्षण। तो ये तो एक डेफिनेशन होती है जो एग्जाम में नहीं आनी आपके। तो जल संरक्षण का मीनिंग क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जल संरक्षण का मीनिंग व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकना, व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकना, और उपयोग में लिए जाने वाले पानी का सीमित उपयोग करना या कम उपयोग करना। ये अपने आप में वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण या जल प्रबंधन कहलाता है, वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। अब जल संरक्षण की जो तकनीक है दो तरीके की होती है, एक तो परंपरागत तकनीक। परंपरागत तकनीक यानी जिनसे प्राचीन समय से जल को संरक्षित किया जा रहा है, वो तकनीकें अपने आप में कौन सी होती हैं? वो अपने आप में परंपरागत यानी जो पहले से चली आ रही हैं। कई बार अपन नहीं कहते कि हमारी फैमिली की परंपरा है, ये तो परंपरा यानी जो पहले से चला रहा है वो परंपरा है। लेकिन कुछ आधुनिक तकनीकें हैं, तो आधुनिक तकनीकें यानी वर्तमान में जल संरक्षण के लिए अपनाई गई तकनीकों को। तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, आधुनिक समय में, तो वर्तमान में जल संरक्षण के लिए अपनाई गई तकनीकों को हम क्या कहते हैं? आधुनिक तकनीक। तो वर्तमान समय में जल संरक्षण संबंधी तकनीकों को जिनको अपनाया गया उनको आधुनिक तकनीक। जैसे परंपरागत तकनीकों की हम बात करें तो परंपरागत तकनीकों के बारे में जैसे कि जनरली आप लोगों को ध्यान है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नाडी बनी हुई होती हैं, टोबा बना हुआ होता है, झालरा बना हुआ होता है, बावड़ी बनी हुई होती हैं, राजस्थान में झील बनाई जाती हैं। इसके अलावा टांका या कुंड बनाया जाता है, बेरी बनाई जाती हैं, बेरी या कुई बनाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा क्या बनाई गई हैं? खड़ीन। तो खड़ीन झीलों का निर्माण है। तो सामान्यतः अपने राजस्थान के अंदर जल संरक्षण की बहुत सारी परंपरागत तकनीकें रही हैं, जो पहले के राजा और महाराजा जनरली जिनको अधिक यूज करते थे। तो उसमें नाडी, टोबा, झालरा, बावड़ी, झील, टांका, कुंड, बेरी या कुई, खड़ीन, तो इस प्रकार की कई ऐसी परंपरागत तकनीकें हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वर्ग मीटर से लेकर 2 हेक्टेयर तक, 1 हेक्टेयर का मीनिंग होता है 4 बीघा, 2 हेक्टेयर का मीनिंग होता है लगभग 8 बीघा। तो इसका मीनिंग 2 वर्ग मीटर यानी आपकी जो स्क्रीन लगी हुई है लगभग यहाँ से लेकर और लगभग 2 हेक्टेयर यानी 8 बीघा के क्षेत्र में पानी को रोका जाए और उसके अंदर पानी कम से कम 4 महीने रहे, तो उस जल स्रोत को हम नाम क्या देते हैं? तालाब। तो तालाब की डेफिनेशन होती है एक निश्चित क्राइटेरिया को लेकर और एक निश्चित समय पानी को लेकर। तो कम से कम कितने समय पानी रहना चाहिए तालाब में? 4 महीने। और एरिया कितना होना चाहिए? 2 वर्ग मीटर से लेके 2 हेक्टेयर तक। 2 हेक्टेयर यानी लगभग 8 बीघा तक का जो एरिया होता है उसको हम तालाब कह सकते हैं। अब उसके बड़े एरिया में अगर पानी संग्रहित है, इकट्ठा है, तो हो सकता है वो कोई झील होगी, यानी बड़ी जो जलराशियाँ होती है वो झील के रूप में मानी जाती हैं फिर। तो इसका मीनिंग ये इस प्रकार के जल स्रोत हैं जो प्राचीन समय में जल संरक्षण के अंदर काम आते थे। और आज वर्तमान के अंदर जल संग्रहण अपन किसके अंदर करते हैं? या तो सरकार के द्वारा बड़े डैम बनाए जाते हैं, डैम या बांध परियोजनाओं का निर्माण,
या जिस पानी को हम सिंचाई में यूटिलाइजेशन करते हैं उसके अंदर सिंचाई की कुछ ऐसी टेक्निक अपनाई गई हैं, जैसे फव्वारा तकनीक के द्वारा पानी को एग्रीकल्चर में काम में लेना, यानी स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी को खुला नहीं छोड़ा जाए। दूसरा टेक्निक हो सकता है कि ड्रिप इरिगेशन को काम में लेना, जो कि पानी को सबसे ज़्यादा बचाता है। तो ड्रिप जनरली जिसको हम कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के रूप में। तो ये है आजकल की आधुनिक जल संरक्षण तकनीक या योजनाएं। अब इसमें से तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछते हैं नर्मदा वाला, तो जो ड्रिप या स्प्रिंकलर वाला, इसका बेस्ट एग्जाम्पल राजस्थान में कौन है? नर्मदा कैनाल या नर्मदा नहर वाला पार्ट। अब इनके मीनिंग क्या है? एक तो ये देखने परंपरागत तकनीकों के मीनिंग क्या है, जैसे तालाब का मीनिंग बताया ना आपको, वैसे जल संग्रहण करने वाले हर एक क्षेत्र का अपना मीनिंग होता है। अब नाड़ी किसे कहा जाए? तो नाड़ी यानी जिसमें नाड़ी की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जिसको बनाया जाएगा वो नाड़ी होगा। टोबा क्या है? तो टोबा जिसकी टोबा की परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको बनाया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोबा। तो अब इनके मीनिंग क्या है ये देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे अपन परंपरागत विधियां या तकनीक कौन कौन सी हैं जल संरक्षण की, जिसमें एक नाड़ी, टोबा, बावड़ी, झालरा, खड़ीन, बेरी, कुई, टांका, कुंड, ग्रामीण क्षेत्रों में जोहड़ भी होता है, अपने झील और तालाब। ये तो अपने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आया था ना, शेखावाटी। और इनके जल संरक्षण के लिए काम किया था राजेंद्र सिंह, जो अलवर के व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जोहड़ा तकनीक को या जोहड़ा जल संरक्षण पद्धति को पुनर्जीवित किया। इस कारण उनको नाम दिया जाता है जोहड़े वाले बाबा के नाम से। अब इसमें नाड़ी क्या होता है? तो जैसे ये जल स्रोत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पानी इकट्ठा है। तो पश्चिमी राजस्थान में ये तो एरिया हो गया। पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा जल होता है उसको एक पोखर के रूप में, पोखर का मीनिंग होता है तालाब के रूप में, तालाब है नहीं, तालाब के रूप में बोला गया है। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को एक पोखर या तालाब के रूप में अगर उसको संग्रहित कर लिया जाता है तो उन संरचनाओं को हम क्या बोलेंगे? नाड़ी। तो पश्चिमी राजस्थान में यह कीवर्ड रहेगा क्वेश्चन के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को जब पोखर या तालाब के रूप में, तो तालाब तो नहीं है, तालाब के रूप में बोला गया है, नहीं तालाब जैसा, तो तालाब के रूप में जब उस पानी को संग्रहित कर लिया जाता है तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहेंगे? नाड़ी कहेंगे। नाड़ी बनाने का प्रचलन है वो राव जोधा के वंशजों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हालांकि कई बुक्सों में लिखा हुआ है कि राव जोधा के द्वारा, तो जब पहली नाड़ी राजस्थान की बनी थी 1520 में, उस समय राव जोधा नहीं थे, उस समय राव जोधा नहीं थे। राव जोधा तो इससे पहले का टाइम पीरियड था राव जोधा का। तो इसका मीनिंग है 1520 में राव जोधा के वंशजों के द्वारा जोधपुर में राजस्थान की प्रथम नाड़ी बनाई गई। तो यह भी एक अच्छा फैक्ट है। राजस्थान में नाड़ी के प्रथम प्रमाण मुख्यतः किस क्षेत्र से मिलते हैं? तो ऑप्शन हो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो आंसर क्या रहेगा? जोधपुर। तो इसका मीनिंग जो अभी अपन ने देखा कि यह एक प्रकार का, तो एक तो ये कीवर्ड है कि एक प्रकार का पोखर या तालाब है। एरिया कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। कौन से जल को? वर्षा जल को। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को पोखर या तालाब जैसी संरचना में संग्रहित किया जाता है, तो उस संरचना को क्या कहा जाएगा? नाड़ी कहा जाएगा। 1520 में राजस्थान की प्रथम नाड़ी का निर्माण किया गया था। और ये एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जोधपुर, राव जोधा के वंशजों के द्वारा बनाई गई थी। निर्माता का नाम मेंशन नहीं है इसमें। अब नाड़ी के बाद में दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपका टोबा। तो अभी अपन ने जो लिखा था कि जिसमें पानी संग्रहित होता है वर्षा जल, ये क्या था? अपना नाड़ी था। टोबा में लिखा जाता है कि जो वर्षा जल है वो नाड़ी से गहरे कुंड में इकट्ठा किया जाता है। इसका मीनिंग है इसमें भी वर्षा जल ही संग्रहित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी डीप या गहराई क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसका मीनिंग इसमें वाटर क्वांटिटी, पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसका जो पानी है वो कई क्षेत्र में काम में लिया जाता है। हो सकता है सीमित रूप में ये पानी पेयजल के रूप में भी काम में आए, सीमित सिंचाई भी इससे पॉसिबल है। सीमित सिंचाई का मीनिंग है जैसे टोबा आपने बना रखा है, इस टोबा के पास में आपका खेत है 100 बीघा,
अब 100 बीघा की खेती या सिंचाई करोगे आप, तब तो टोबा एक ही दिन काम आएगा आपके, शाम तक खत्म कर दोगे टोबा को। लेकिन टोबा के पास में आप छोटी छोटी क्यारियां बना लेते हो, जैसे कोई फल है, फूल है, सब्जी वगैरह ऐसे कोई प्लांट या पौधे लगा देते हो, तब इनके अंदर अपने को 2-2 4-4 बाल्टियां हर दिन रोज डाल दो, तब टोबा अपने लंबे टाइम काम आएगा। तो ये फसल करने लायक हो जाएगा टोबा। तो इसका मीनिंग बड़े क्षेत्र पे तो सिंचाई नहीं कर सकते, लेकिन सीमित सिंचाई कर सकते हैं। और इस टोबा का पानी हम पशुओं को भी पिला सकते हैं। हमारे जो गांव में तो ढांडे, तो ढांडे पशुओं को ये पेयजल के रूप में पानी उपलब्ध करवा सकता है। तो इसका मीनिंग टोबा की डेफिनेशन क्या है? तो नाड़ी से गहरे जल स्रोत टोबा कहलाते हैं। नाड़ी से गहरे जल स्रोत या संग्रहण करने की जो तकनीक है वो टोबा कहलाती है, जिसमें पानी का उपयोग पेयजल, पशु पेयजल और सीमित सिंचाई, यानी बड़े स्तर पे सिंचाई पॉसिबल नहीं है। तो टोबा इसके गहराई नाड़ी से अधिक होती है। तो नाड़ी से गहरी अगर डीप है तो इसका मीनिंग अपने आप में वो क्या है? टोबा। नाड़ी में कौन सा पानी होता है? सब जल स्रोतों में मुख्यतः वर्षा जल ही होता है, क्योंकि वर्षा जल है वो व्यर्थ बह जाता है, तो उसको रोकने के लिए इसको बनाया जाता है। तो जिसमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है तो इसमें वर्षा जल ही होता है। पानी का जो उपयोग है पेयजल के रूप में, पशुओं के लिए जलापूर्ति यानी पशुओं के लिए पेयजल, और सीमित सिंचाई इससे पॉसिबल है। तो ये टोबा होते हैं जो कि नाड़ी से गहरे होते हैं। तो अभी तक अपन ने जो 2 पढ़े उसमें 2 कीवर्ड रहे। एक में तो अपन ने लिखा कि पश्चिमी राजस्थान में जो मुख्यतः वर्षा जल पर आधारित है और पोखर जैसी संरचना होती है, नाड़ी, तालाब या पोखर जैसी संरचना होती है, नाड़ी। दूसरा पढ़ा अपन ने टोबा। टोबा जो पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है, जो नाड़ी है वो नाड़ी से गहरा होता है। तो नाड़ी से गहरा अगर पूछ लिया जाए तो आंसर है टोबा रहेगा। क्षेत्र मेंशन नहीं किया जाता, इसका मीनिंग मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही प्रचलित है ये भी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान अपना किसके रूप में है? डेजर्ट या मरुस्थल। तो सबसे ज्यादा जल संग्रहण की जो पद्धति या तकनीकें हैं पश्चिमी राजस्थान में अपनाई जाती हैं। इसके बाद में आता है बावड़ी। तो बावड़ी की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें ये गोलाकार कुंड होता है। कैसा कुंड होता है? जनरली जो बावड़ियां बनाई गई हैं वो गोलाकार ही अधिक बनी हुई है। कोई एक आधी अगर ऐसा कोई चौकोर हो, आयताकार हो तो अपवाद स्वरूप है। तो इसका मीनिंग गोलाकार कुंड जिसके अंदर सीढ़ियां हों, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डेफिनेशन में होना जरूरी है, तब जाके आंसर अपन क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे बाव या बावड़ी। अब ये तो अपना राजस्थान है तो जिसमें डी जनरली लगा दिया जाता है। जैसे आपको कई बार एग्जाम्पल बताए मैंने, ग्रामीण क्षेत्रों में कई नाम हैं, उन नामों में भी अपन एक दूसरे का नाम लेते हुए भी डी शब्द यूज कर लेते हैं। जैसे गाय को भी हमारे तो गाँव में गावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गावड़ी को घेरना। भाई होता है कल्चर में अलग अलग होता है, रीजनल शब्द होते हैं, मारवाड़ी है उसके अंदर यूज करते हैं। अब इसका मीनिंग ये नहीं है गायिका में डिसरेस्पेक्ट करना है, वो लैंग्वेज या लहजा है उनका। जैसे भरतपुर में कहा जाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो सामने वाला भड़क जाए, तुम कैसे बोला? तो तुम तो पापा जी को ही तुम कहते हैं कि पापा जी तुम क्या कर रहे हो। तो तुम वहाँ रेस्पेक्टेड शब्द है, जबकि पश्चिमी राजस्थान वालों को इनको बताया कि भाई तुम तो छोटे को बोलते हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान वाले कहते हैं कि रेस्पेक्टेड में सबसे बड़ा शब्द हमारे लिए तू है। ये हमारे आदरणीय शब्द है, बाकी जो नीचे शब्द है वो तो बाद में कान के पर्दे फट जाएंगे। हाँ, तो इसका मीनिंग है वर्षा जल को जब एक गोलाकार कुंड और सीढ़ी नुमा कुंड के अंदर जब संग्रहित किया जाता है तो ये सीढ़ी नुमा कुंड अपने आप में क्या है? बावड़ी है। तो सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों को हम क्या बोलते हैं? स्टेप यानी सीढ़ियां। और ये सीढ़ी नुमा कुएं की तरह होती हैं, इस कारण इनको कहते हैं स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स यानी बावड़ी, सीढ़ी वाले कुएं। तो इनकी डेफिनेशन में इस शब्द को यूज करते हैं स्टेप को, यानी गोलाकार कुंड जिसमें सीढ़ियां बनी होती हैं और जिसमें वर्षा जल को या हो सकता है उसके आसपास कोई ऐसा जल स्रोत कुआं वगैरह बनाया गया उससे भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः वर्षा जल पे ही डिपेंड करते हैं ये भी। तो इसके डेफिनेशन में कीवर्ड क्या यूज होगा? एक तो गोलाकार और एक ये 2 शब्द। अगर टर्म्स ये यूज हुई है पश्चिमी राजस्थान में पोखर या तालाब जैसी संरचना, नाड़ी, नाड़ी से गहरा टोबा, गोलाकार और सीढ़ी नुमा संरचना, तब होता है बावड़ी। बावड़ी या बाव, शॉर्ट में बाव बोलते हैं।
ये बावड़ी का पिक्चर है जिसमें सीढ़ियां दिख रही होंगी आपको। ये सीढ़ियां बन रही हैं और नीचे की ओर जाएंगे तो ये इस साइड में पानी दिख रहा होगा, काई आई हुई है जिसमें। ये चांद बावड़ी का पिक्चर है। आबानेरी दौसा की जो बावड़ी है, जो जनरली अपनी डीप को लेके, अपनी गहराई को लेके फेमस है। राजस्थान के अंदर सबसे सबसे जो गहरी बावड़ियां हैं उनमें से एक है चांद बावड़ी। तो ये कलात्मक सीढ़ी नुमा कुएं होते हैं। तो इसका मीनिंग एक सीढ़ी नुमा कुएं होते हैं। आकृति में ये सामान्यतः कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। तो कलात्मक सीढ़ी नुमा कुएं जो आकार में सामान्यतः गोलाकार होते हैं उनको बाव या बावड़ी कहा जाता है। इन बावड़ियों के एक तरफ क्या होता है, जैसे गोलाकार है तो एक तरफ इनमें इमारतें बनी होती हैं, चारों ओर इनके दीवार बनी हुई होती है ताकि इसके अंदर कोई आके नहीं गिर जाए, और एक तरफ इसमें महल बने होते हैं। इन महलों की ओर से इसमें एंट्री होती है। महलों का एक गेट है जो इन बावड़ियों की ओर खुलता है। ये वर्षा जल है, भूमिगत जल, यानी आसपास कोई कुआं बना हुआ है तो उस कुएं का पानी भी इनमें डाला जा सकता है। बावड़ियों का शहर राजस्थान में बूंदी को कहा जाता है, यानी स्टेपवेल सिटी ऑफ राजस्थान। तो स्टेपवेल यानी बावड़ी, सिटी यानी शहर। तो स्टेपवेल सिटी या बावड़ियों का शहर राजस्थान में बूंदी को। राजस्थान में जो कलात्मक बावड़ियां हैं वो बूंदी में और शेखावाटी में अधिक पाई जाती हैं, बूंदी एवं शेखावाटी। तो राजस्थान में संख्या के आधार पर बावड़ियां सर्वाधिक बूंदी में। इस कारण बूंदी को राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान की कुछ फेमस बावड़ियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब उन फेमस बावड़ियों की अगर हम बात करें, इस साइड में हाड़ौती में एक डिस्ट्रिक्ट आता है बूंदी। तो बूंदी के अंदर रानी है, अनारकली है। अनारकली कौन है? गुलाब। तो रानी की बाव, अनारकली बाव या अनारकली बावड़ी और गुलाब बावड़ी। तो ये कुछ ऐसी बावड़ी हैं जो राजस्थान में फेमस है। रानी की बाव फेमस है यहाँ बूंदी की ओर। जहाँ रानी है वहाँ अनारकली है, और जहाँ रानी और अनारकली है वहाँ उनकी सहेली गुलाब है। तो रानी, अनारकली, गुलाब ये सब कहाँ की हैं? गुजरात में इसी नाम से एक बावड़ी आती है रानी की बाव। तो रानी की बाव जो यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल है वो गुजरात वाली है, अपने वाली नहीं है। तो इसलिए फेमस है रानी की बाव गुजरात वाली। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में रानी की बाव कहाँ स्थित है? बूंदी की ओर। इसमें ज़्यादा फेमस ये है। अब यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट आता है टोंक। टोंक में आती है हाड़ी रानी बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक के टोडाराई सिंह में। टोडाराई सिंह। तो टोडाराई सिंह टोंक में कौन सी बावड़ी स्थित आती है? हाड़ी रानी की बाव। अब बूंदी से ऊपर, टोंक से ऊपर की ओर आओगे तो रहेगा जयपुर। जयपुर में आपने आमेर का नाम सुना है? वहाँ एक बावड़ी आती है पन्ना मीना बावड़ी। पन्ना मीना भी लिख देते हैं और ये शब्द यूज होता है मीना, पन्ना मीना बावड़ी। तो राजस्थान में पन्ना मीना बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर। यह जयपुर आमेर महल में स्थित है। जयपुर के पूर्व की जो बावड़ी है उसको एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है दौसा वाली बावड़ी को। दौसा की आती है आभानेरी बावड़ी या चांद बावड़ी। आभानेरी बावड़ी या चांद बावड़ी है राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ियों में से मानी जाती है। आभानेरी बावड़ी दौसा, ये एग्जाम में कई बार आई हुई है। सुमेलित करवाने के लिए पूछते हैं। कुछ झीलों के साथ ये नाम दिया जाता है आभानेरी। आभानेरी में दो बावड़ियाँ और है, एक छोटी बावड़ी और एक बड़ी बावड़ी। छोटी बावड़ी, बड़ी बावड़ी, आभानेरी बावड़ी। तो छोटी बावड़ी, बड़ी बावड़ी, आभानेरी बावड़ी तीनों कहाँ की हैं? मुख्यतः दौसा। और पन्ना मीना बावड़ी जयपुर के आसपास आमेर के ऊपर शासन रहा है ना मीणाओं का पहले, तो पन्ना मीना बावड़ी आमेर के अंदर। राजस्थान के अंदर टोडाराई सिंह बावड़ी, हाड़ी रानी बावड़ी, टोडाराई सिंह। तो टोडाराई सिंह बावड़ी को ही हाड़ी रानी बावड़ी कहा जाता है। अब इस साइड में अपन जयपुर के टच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है अलवर।
अलवर के अंदर निमराना में एक बावड़ी आती है जो 9 मंजिल की है। कितनी मंजिल की है? 9 मंजिल। 9 मंजिल मैंने जैसे कि आपको बताया ना, इन बावड़ियों में एंट्री करने के लिए एक साइड में महल बने हुए होते हैं। तो इसका मीनिंग है जो महल बने हुए हैं उस महल में इमारतों की हाइट कितनी है? 9। इस कारण इसको धरोहर सूची में भी शामिल करने की बात चल रही है निमराना बावड़ी को। तो राजस्थान में 9 मंजिल वाली बावड़ी, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है? अलवर निमराना के अंदर। जो अलवर वाली है वो निमराना, या नए को प्रोनाउंसिएशन रणा भी यूज किया जाता है। यह 9 मंजिला बावड़ी। तो राजस्थान में 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है? अलवर निमराना के अंदर। राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर एक बावड़ी आती है त्रिमुखी बावड़ी। जनरली बावड़ियों में एंट्री करने के लिए एक ही मुख होता है, एक ही साइड में। यह बावड़ी है जिसमें कितने मुख हैं? 3। इस कारण इसको क्या बोला गया है? तो यह त्रिमुखी बावड़ी राजस्थान में कहाँ की फेमस है? उदयपुर के। इसके बाद में अपन डूंगरपुर की ओर आते हैं। तो डूंगरपुर में भी एक प्रमुख बावड़ी आती है जिस बावड़ी को हम नाम देते हैं नौलखा बावड़ी। इसी नाम से राजस्थान में एक झील आती है बूंदी के अंदर। राजस्थान में नवलखा झील या नौलखा झील कहाँ स्थित है? बूंदी। इसी नाम से एक तालाब आता है बारा के अंदर। तो राजस्थान में नौलखा तालाब, बारा, नौलखा झील, बूंदी और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। ये इसलिए फेमस है, इसमें नवलखा जो झील है वो ज़्यादा फेमस है, वो एग्जाम में ज़्यादा आती है नवलखा झील, और जिले सुमेलित करवाए जाते हैं। तो नवलखा झील का जिला क्या है? बूंदी डिस्ट्रिक्ट। 12 है नवलखा तालाब का। और पश्चिमी राजस्थान की ओर इस साइड में हम चलेंगे तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर में एक झील आती है, आपको मैंने पिछोला झील के पास में बताया भी था कि पिछोला झील के पास में एक रोपवे है माछला मगरा। माछला मगरा के पास में एक छोटी झील है दूध तलाई। क्या नाम है? दूध तलाई के जैसा ही नाम है, दूध तलाई के जैसा ही नाम है जो सिरोही में दूध बावड़ी के नाम से। तो राजस्थान के अंदर दूध बावड़ी कहाँ पर है? दूध बावड़ी सिरोही में, और दूध तलाई कहाँ पर है? उदयपुर। एक छोटी सी झील है सिरोही के अंदर। राजस्थान की पहली बावड़ी आती है जिसको सबसे पहले बनाया गया था, जिसको नाम दिया जाता है लाहिनी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? लाहिनी बावड़ी। तो राजस्थान में बावड़ी अधिक कहाँ बनी हुई है? बूंदी में, तो बावड़ियों का शहर। लेकिन प्राचीन बावड़ी कहाँ बनी हुई है? सिरोही के अंदर लाहिनी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? तो लाहिनी बावड़ी सिरोही सबसे प्राचीन बावड़ी। राजस्थान में दूध बावड़ी सिरोही, दूध तलाई उदयपुर के अंदर। इस साइड में जोधपुर, जोधपुर में भूत बावड़ी। तो राजस्थान में भूत या जो डेविल स्टेपवेल कहाँ है? तो भूत बावड़ी के रूप में जाना जाता है जोधपुर की बावड़ी को। तो भूत बावड़ी जोधपुर की। एग्जाम में सबसे ज़्यादा, जैसा ही मैंने आपको बताया, 200 वाला पूछा जाता है। कौन सी? चांद बावड़ी या आबानेरी बावड़ी। चांद बावड़ी के नाम से अधिक आती है। तो ये राजस्थान की कुछ एक जो प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं उनके एग्जाम्पल हमने देखे। लेकिन बावड़ियों के शहर के रूप में कौन से डिस्ट्रिक्ट को देखना है? बूंदी। तो राजस्थान में अनारकली बावड़ी, रानी बावड़ी, राजस्थान में गुलाब बावड़ी, हाड़ी रानी की बाव, टोडा रायसिंह, टोंक। राजस्थान में चांद बावड़ी या आभानेरी बावड़ी, पन्ना मीना बावड़ी। राजस्थान के अंदर 9 मंजिला बावड़ी अलवर निमराना। राजस्थान में भूत बावड़ी, 3 मुख वाली बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। लाहिनी बावड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है जो सिरोही में स्थित। राजस्थान में दूध तलाई उदयपुर, और दूध बावड़ी सिरोही के अंदर। और राजस्थान में नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नौलखा झील और नौलखा तालाब 12। तो लगभग समझ में आ गए। तो ये राजस्थान की कुछ एक प्रमुख बावड़ियाँ हैं। सो 8-10 बावड़ियाँ ये आपको याद रखनी है। ज़्यादा फेमस आबानेरी और एक रानी की बाव, और एक राजस्थान की सबसे प्राचीन या पहली बावड़ी लाहिनी बावड़ी।
इसके बाद में आता है नेक्स्ट झालरा। एक तो होता है लोकल में हम एक शब्द यूज करते हैं झालर, जब कोई आदमी उल्टा काम कर देता है, ढंग से काम नहीं करता, तो अपन उसको कहते हैं कि झालर है क्या। तो इसका मीनिंग है दिमाग नहीं लगाना आता क्या। तो हालांकि कई और भी शब्द यूज कर लेते हैं अपन, लेकिन एक होता है राजस्थान के अंदर जल स्रोत है जिसका नाम क्या होता है, झालरा होता है। तो झालरे का मीनिंग क्या है, देखो झालरा ये होता है कि झालरा से पहले कोई जल स्रोत बना होता है, कोई झील हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है कोई पास में बांध हो, कोई भी जल स्रोत होता है, कोई जल स्रोत होता है इससे पहले। इस जल स्रोत का पानी जब आगे की ओर निकाला जाता है, आगे की ओर निकाला जाता है तो उसके ऊपर एक आयताकार कुंड बनाया जाता है। किस आकार का, तो आयताकार कुंड होता है। और इस आयताकार कुंड में उतरने के लिए कई जगह सीढ़ियां भी बनी होती हैं कि भाई कोई व्यक्ति इसके अंदर उतरना चाहे तो सीढ़ियों से उतर सकता है। तो एक आयताकार जल स्रोत, जल संग्रहण का स्रोत होता है, इसको झालरा कहा जाता है। इस झालरा के अंदर ये अपन देखते हैं कई जगह जहाँ धार्मिक कार्य के लिए स्नान होते हैं, जैसे मंदिरों के आसपास, गांव के अंदर हो सकता है ग्वाड़ के आसपास, जो गांव का सेंटर पॉइंट होता है ना, उसके आसपास इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी होती हैं आयताकार जल स्रोत की। और इनका यूज़ तब किया जाता है जैसे किसी के घर में कोई व्यक्ति शांत हुआ, शांत होने के बाद में जैसे ही वो शमशान से आते हैं तो सीधे डायरेक्ट घर नहीं जाते हैं, फिर कहा जाता है कि वो स्नान करके घर पे जाते हैं। तो ये स्नान होता है इन क्षेत्रों में, झालरा के अंदर। जिन गांव के अंदर झालरे नहीं बने होते वो गांव के मंदिर के पास बनी हुई जो टंकी वगैरह है उसको काम में ले लेते हैं, या हो सकता है कि गांव के अंदर कोई कुंड वगैरह या तालाब वगैरह हो सकता है कोई पवित्र, उस जगह वो नहा सकते हैं। तो ये झालरों का जो यूज होता है ये नहाने के काम में आता है। तो इसका पानी पीने के काम आएगा क्या, तो या तो नहा लो या फिर पी लो। तो इसका मीनिंग है नहाने के काम में आते हैं, इसका पानी पेयजल के रूप में काम में नहीं लिया जाता। तो दो डेफिनेशन में दो शब्द आएंगे इसमें कि जल संग्रहण के वो साधन जो सामान्यतः आयताकार हों और आयताकार के साथ जिनका उपयोग पानी का किस में हो, नहाने के रूप में। यानी जहाँ धार्मिक रीति रिवाजों के स्नान होते हैं, तो जैसे दाह संस्कार करके आते हैं तो जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो ये कहते हैं कि सीधे घर जाने के बजाय बीच में एक ठहराव और अपन पानी का यूज करते हुए, यानी पानी को जनरली अमृत या पवित्र माना जाता है, तो इस कारण हम जल को ग्रहण करते हुए और फिर उसके बाद में घर लौटते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में क्या यूज करते हैं, इनका आकार सामान्यतः, तो पहला डेफिनेशन तो ये आयताकार होते हैं। झालरा का जल स्रोत उसके पास बनी हुई कोई झील हो सकती है, तालाब हो सकता है, या कोई बांध हो सकता है, डैम हो सकता है। इनके जल का उपयोग धार्मिक रीति रिवाजों के स्नान के लिए किया जाता है, इनके पानी का उपयोग पेयजल के लिए नहीं किया जाता। तो इसका मीनिंग ये जो दिख रहा होगा आपको इस प्रकार का कुंड है, ये जो कुंड है ये अपने आप में एक आयताकार कुंड होता है। तो हो सकता है इनमें कई जगह तो एक तरफ ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, और हो सकता है कई जगह दो तरफ भी सीढ़ियाँ बनी हुई हो सकती हैं। और इसके पीछे कोई जल स्रोत हो सकता है जहाँ से ये पानी आ रहा है। और कई जगह ये भरने के बाद, आयताकार ये जो कुंड होता है ये भरने के बाद इसका पानी आगे भी निकल सकता है। तो मीनिंग है अपने दो चीज़ें रटनी है कि जहाँ जल संग्रहण के लिए आयताकार संरचनाओं को अपनाया जाता है और जिनके पानी का उपयोग सामान्यतः स्नान के लिए होता है, पेयजल के नहीं होता, वो झालरा होता है। ये भी पश्चिमी राजस्थान में अधिक होते हैं। एक होता है खड़ीन। मेरे हिसाब से खड़ीन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के मरुस्थल वाले टॉपिक में अपन ने लिखा था कि पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई झीलों को खड़ीन कहा जाता है। तो इसमें एक शब्द आता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की कौन सी तकनीक को अपनाया जाता है, खड़ीन। तो ये जो बालूकाई स्तूप होते हैं अपने, इन बालूकाई स्तूप के जो ढाल वाले भाग होते हैं, इन ढाल वाले भाग में नीचे वाले हिस्से में यहाँ बनी होती है खड़ीन, और यहाँ आगे नेचुरल पानी जो इकट्ठा होता है उसको हम पलाया भी कहते हैं। तो आजकल तो दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संग्रहण की जो पद्धति अपनाई गई है उस पद्धति या तकनीक को खड़ीन कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, और इन खड़ीन जिलों में की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहा जाता है, जो मुख्यतः किस जिले में होती है, जैसलमेर के अंदर। तो ये पाली वालों की भूमि, पाली वालों की चाहे एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, चाहे पाली वालों की झीलें हों, नाम एक ही रहेगा, खड़ीन। तो पाली वालों के द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि, और पाली वालों के द्वारा बनाई गई झीलों को किस जिले में सर्वाधिक है,
तो इन पे अपनी पहले चर्चा हुई है डेजर्ट वाले एरिया में। इसके बाद में आता है बेरी या कुई। बेरी या कुई का मीनिंग क्या होता है? देखो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई जल स्रोत है, यह जल स्रोत कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई तालाब हो, या हो सकता है जोहड़ हो। इस जोहड़ का पानी अपने को काम में लेना है, तो कई बार क्या करते हैं लोग, जोहड़ का पानी, डायरेक्ट जोहड़ का पानी काम में नहीं लेते। इस जोहड़ के आगे क्या करते हैं, ये हल्का सा एक ये वाला जो पार्ट छोड़ते हुए, एक हल्की सी दीवार छोड़ते हुए, और इसके आगे एक कुंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कुंड। कुंड कम गहरा होता है, गोलाकार होता है। दो विशेषता समझ में आ गई? गोलाकार और कम गहरे कुंड, जो मुख्यतः इसके ऊपर डिपेंड करता है, नज़दीक वाले जल स्रोत के ऊपर। तो या तो इसका एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, या ज़्यादातर इसमें जो पानी आता है, ये जो कुंड होता है इसमें, ये जो ज़मीन होती है इधर वाली, ये जो इसका रिसाव हो के पानी आता है इसमें, ये पानी काफ़ी साफ होता है। यानी इसके अंदर पतली दीवार होती है, तो इस पतली दीवार से धीरे धीरे इस कुंड की ओर पानी का रिसाव होता रहता है। और रिसाव होने से जो ये जल स्रोत बनते हैं, इनको कहते हैं, अपन जमीन को खोद के, गोलाकार रूप में खोद के नीचे से पानी निकालते हैं जमीन के, इस कुंड को क्या बोलते हैं? कुआं। तो गोलाकार होता है और गहराई से पानी निकाला जाता है, वो कुआं। और जो छोटे गोलाकार कुंड होते हैं, जो छोटे गोलाकार कुंड होते हैं, उनको कहते हैं कुई। तो मेल और फीमेल सेंस में ले लो कि कुआं और एक कम गहरी कुई। तो पश्चिमी राजस्थान में तालाब या जोहड़ के अतिरिक्त जल को छोटे गोलाकार और कम गहरे गड्ढे को खोदकर उसमें जल संग्रहित किया जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई? तो इसका मीनिंग, जब एक कुंड, जो बनाया गया कुंड है, जो कम गहरा हो और गोलाकार हो, तो सामान्यतः उसको हम क्या बोलते हैं? कुई या बेरी। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर पर यही पाई जाती हैं, जैसलमेर और बीकानेर। यही क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में मुख्यतः जल संग्रहण की कौन सी पद्धति या तकनीक को अपनाया जाता है? तो उसमें आंसर होता है बेरी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर यानी जैसलमेर और बीकानेर, ये क्वेश्चन में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में जल संग्रहण की अपनाई गई तकनीकों को क्या कहा जाता है? बेरी या कुई। टांका या कुंड। तो टांका या कुंड क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या शहरी क्षेत्रों में, कहीं पे भी बनाया जा सकता है। ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर या घरों के अंदर अपन करते हैं ना कि घर के अंदर अपना जो छत होता है, उस छत से जो पानी की सप्लाई आती है, उसे अपन लास्ट में 2 पाइप निकाल देते हैं। स्टार्टिंग की 1-2 बारिश का पानी तो इसमें निकाल देते हैं, बाहर वाले में। फिर उसके बाद में कुछ पानी आता है 2-3 बारिश के बाद में, ताकि इन्वायरमेंट या वायुमंडल भी साफ हो जाता है 2-3 बारिश बाद। और उसके बाद में जो पानी आता है, उसको अपने घर में बना हुआ जो कुंड है, उसमें पानी को संग्रहित करते हैं। तो वर्षा जल को सार्वजनिक स्थानों पर या घरों में एक कुंड के अंदर, टैंक में, एक कुंड या टैंक में संग्रहित करना अपने आप में क्या है? टांका। इसके पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, ऊपर से ढक लेते हैं। जैसे घर में नहीं होती पानी का टैंक या कुंड, वही है ये। बस फर्क ये है कि बारिश का पानी डाला जाए, पालरा पानी। इसमें कौन सा पानी? जो पालर पानी होता है ना, नेचुरल वाटर, रेनफॉल वाटर, बारिश का पानी, पालर वाटर, उसको इसमें संग्रहित किया जाता है, इसलिए वो टांका या कुंड होगा। और अगर अपन डायरेक्टली उसका नल का आया हुआ पानी डाल लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपनी टंकी बोलते हैं घरों में, टंकी या हौज या हौद भी बोला जाता है। तो मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से ये पानी पिया जाता है अपने घरों के अंदर। मुख्यतः पेयजल के उद्देश्यों से घर या सार्वजनिक स्थानों पर टैंक का निर्माण किया जाता है। टैंक यानी कुंड। टैंक का निर्माण किया जाता है जिसमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। जल की शुद्धता, जी, ये मीठा पानी होता है, फ्रेश वाटर ही होता है। बारिश का पानी हमेशा मीठा पानी होता है। तो जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए इसे ऊपर से ढका जाता है। जैसे कुंड दिखाई दे रहा है ना, ये सेम ऐसा ही होता है। जैसे बारिश का पानी, अब ये किसी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये कोई सरकारी स्कूल का पिक्चर है। सरकारी स्कूलों में ऐसे रहते हैं, कुंड वगैरह बने हुए होते हैं।
तो इस वहाँ पे जो छत वगैरह होता है उनका हो सकता है सप्लाई यहाँ तक नहीं आ पाए, तो वो क्या करते हैं, ऊपर वाला जो सरफेस है इसके आसपास का वो बड़ा बना देते हैं। वो सरफेस अगर बड़ा बना दिया तो इसका मतलब उस सरफेस पर जो बारिश होगी वो बारिश धीरे धीरे उस कुंड के अंदर वह पानी संग्रहित होगा। एक दो तो इसके अंदर यहाँ साइड में कहीं ना कहीं ये नल रखते हैं, एक दो बारिश का पानी तो ये क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं ताकि इसकी धुलाई हो जाती है इस फर्श वाले पार्ट की। बाद में जो बारिश होती है उसका पानी इसके अंदर इकट्ठा करते हैं। कहीं बारिश कई बार बहुत तेज़ होती है, एक बारिश के अंदर भर जाते हैं, कई बार 6-6, 7-7, 8-8 महीने काम आते हैं। फिर भाई पीने में पानी कितना काम में लेते हैं, 2 मटके 3 मटके। सर्दियों में तो एक गिलास भी काम में नहीं आता, पता चला कि सुबह से शाम तक एक गिलास पानी का नहीं पिया। तो ऊंट की तरह हम गर्मियों में ही पीते हैं। जोहड़, जोहड़ का मीनिंग क्या है? जोहड़ का देखो एक शाब्दिक मीनिंग तो यह है कि शेखावाटी में पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। अब ये जोहड़ शेखावाटी में भी कैसे बनते हैं, तो गांव के अंदर आप लोगों को ये ध्यान होगा, ये गांव के अंदर कहीं ना कहीं ढाल होता है। वो ढाल जो पानी है बारिश का, वो ढाल के अनुसार बहते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जिस निम्न भूमि पर या नीचे स्थान पर जाके जम जाता है उसको गांव का क्या बोला जाता है? गांव में बोलते हैं जोड़ा। सही शब्द है जोहड़। शॉर्ट में अपन क्या बोल देते हैं, है को उड़ा देते हैं कि जोड़ा, जोड़े वाली जमीन, तो वही जोड़ा जोहड़ है। तो शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़, इनका निर्माण सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में बारिश का पानी ढाल के अनुसार बहते हुए और एक निम्न भूमि में जाके इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जोहड़। इन जोहड़ को संरक्षित करने का प्रयास से राजेंद्र सिंह अलवर के द्वारा किया गया, जिनको अपन क्या बोलते हैं? जोहड़े वाले बाबा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ढाल की ओर बहता हुआ जल निम्न भूमि में इकट्ठा हो जाता है नीची जमीन में, और इस निम्न भूमि को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी में अधिक प्रचलित है, जहां इनको पानी के कच्चे कुएं भी कहा जाता है। तो एक तो कच्चे कुएं और एक आजकल चलन में आ रहा है ना, कच्चा बादाम। हाँ, काचा बादाम। हाँ, नोट है, जोहड़ पद्धतियों को पुनर्जीवित करने के लिए राजेंद्र सिंह अलवर इनके द्वारा प्रयास किया गया और इनको जोड़े वाले, और एशिया का बहुत बड़ा अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल अवार्ड कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड को। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको नवाजा गया। राजस्थान के व्यक्तित्व हैं अलवर से, तो जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है या इससे नवाजा गया है। झील, तो झील की डेफिनेशन लगभग सभी को पता है। जैसे कोई स्थलीय भाग है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, इस स्थलीय भाग को आप क्या कहोगे? द्वीप या टापू बोलोगे ना भाई। कोई स्थलीय भाग है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको द्वीप कहेंगे। समुद्र में जो स्थलीय भाग होते हैं जो चारों ओर पानी से घिरे हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हो आप? द्वीप या टापू। तो वह स्थलीय भाग जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उस स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं। और एक वह जलीय भाग जो चारों ओर स्थलीय भाग से घिरा हो उसको झील कहते हैं। तो झील और द्वीप की परिभाषा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो वर्षा जल या नदी जल द्वारा निर्मित जल बेसिन जो मुख्यतः चारों ओर स्थलीय भागों से, इसका मीनिंग है जो झील है वो किस पे डिपेंड करती है? तो बारिश के पानी पे या नदियों पे। तो वर्षा जल या नदियों का पानी जहाँ इकट्ठा होता है, ऐसे जल स्रोत जो चारों ओर किससे घिरा हो? स्थलीय भाग से। तो ऐसा जल बेसिन जो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ होता है उसको झील कहा जाता है। झीलों के महत्व बहुत सारे होते हैं। कुछ झील होती हैं जो टूरिज्म के लिए फेमस होती हैं, कुछ धार्मिक कार्यों के लिए, कुछ झीलों का पानी पेयजल के रूप में, कुछ झीलों का पानी मत्स्य पालन के लिए। तो झीलों के बहुत सारे उद्देश्य हैं। कुछ अपनी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए, जैसे उदयपुर में बनी हुई जो अपनी फतेह सागर वगैरह झील हैं, या पिछोला झील। पिछोला झील में इमारतें बनी हुई है ना कुछ, जैसे नटनिका चबूतरा, जैसे जग मंदिर, जग निवास। तो ये अपनी प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर हैं। तो जिलों में प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षण मिलता है। यहाँ टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, मत्स्य पालन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिस एरिया में पानी होता है, पानी का क्या क्या यूज हो सकता है? तो झीलों के पानी का लगभग सारे यूटिलाइजेशन होते हैं। जल विद्युत सामान्यतः राजस्थान में किसी झील से नहीं बनाई जाती, ये ध्यान रखना। बाकी सामान्यतः उपयोग सब होते हैं। सिंचाई में भी काम आती हैं, पेयजल में भी काम आती हैं, मुख्यतः मत्स्य पालन में भी काम आती हैं, टूरिज्म के लिए भी फेमस हैं। राजस्थान में सांस्कृतिक धरोहर है, उसको संरक्षण भी देती हैं।
तो झील तो आपके टॉपिक ही पूरा अलग है, तो इस टॉपिक को हम अलग से करेंगे, वैसे झील वाले टॉपिक को। तो फिर है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, जो पहले भी चला करती थी लेकिन गवर्नमेंट ने इसको वापस स्टार्ट किया 2016 से। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो पहले वाली थी उसमें 6 झीलें शामिल थी, और इस बार इन्होंने केवल कितनी शामिल की? 5। और ये अप्रैल 2016 से कार्यक्रम वापस स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2016 से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 1 अप्रैल 2016। इसमें किसी भी झील को अगर संरक्षित किया जाएगा तो उस झील का खर्चा 40% वो स्टेट उठाएगा जिस स्टेट की झील है, बाकी बचा हुआ 60% कौन उठाएगा? बाकी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो आजकल कृषि संबंधित या अधिकांशतः योजनाओं में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहले ज़्यादा दिया करता था 80-90%, आजकल उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कितना कर दिया है? लगभग योजनाओं में 60 कर दिया है, और ये बाकी बचा हुआ 40 कौन लगाए? जिस राज्य के अंदर ये जो योजना चलाई जाती है वो राज्य चलाएगा। तो इसमें इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान की 4 झीलों को शामिल किया गया है। 2 तो उदयपुर की वो झीलें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पिछोला और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। झील पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको किस तरीके से। और 2 अजमेर की झीलें हैं, पुष्कर और अनासागर, और एक राजस्थान के हिल स्टेशन वाली झील। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील और हिल स्टेशन वाली झील नक्की झील को कहा जाता है। तालाब का लगभग मैंने आपको पहले बता दिया, तालाब हो सकता है बनवाया जाए, हो सकता है अपने आप बन जाए, तो कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। तो यह एक प्रकार का कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय होता है जिसका विस्तार, इसमें जो क्राइटेरिया मैंने जो 2 बोला था ना वो एक ही है, यानी इस बोर्ड का आधा हिस्सा ही। अगर इतना बड़ा एरिया है तो ये तालाब हो सकता है। क्या हो सकता है? तालाब हो सकता है। इतने बड़े एरिया से लेके और 2 हेक्टेयर तक, यानी 8 बीघा तक का जो पानी इकट्ठा कर रहे हो तो उसको किस कैटेगरी में शामिल करेंगे? तालाब। तो 2 हेक्टेयर नहीं करेंगे इसमें, 2 वर्ग मीटर की बजाय यहाँ 1 वर्ग मीटर ही होगा। हेक्टेयर वाला डेटा होगा वो कितने में होगा? 2 हेक्टेयर में। ये क्राइटेरिया होता है 1 वर्ग मीटर एरिया से लेके और 2 हेक्टेयर तक। तो वो 2 वाला कॉन्सेप्ट इधर याद आ गया था मुझे, इसलिए मैंने 2 और 2 बता दिया दोनों तरफ। लेकिन एरिया 1 वर्ग मीटर से और 2 हेक्टेयर तक का वर्ग मीटर एरिया होता है, और जिसमें कम से कम 4 महीने पानी हो। कितने महीने? 4 महीने पानी हो तो उसको नाम क्या देंगे हम? तालाब नाम देंगे। तालाबों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो भीलवाड़ा का महत्व तालाब को लेकर अधिक है। भीलवाड़ा, पाली ये प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद में आधुनिक विधियां। तो आधुनिक विधियों में एक तो है डैम या बांध, ये मैंने आपको करवा दिए हैं पूरे, ये तो पूरा चैप्टर चला है ना अपने बांध परियोजनाएं। तो बहते हुए व्यर्थ पानी को रोककर विभिन्न उद्देश्य सिंचाई, पेयजल यानी बहुउद्देश्य परियोजना, विद्युत को पूरा करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? डैम या बांध या बहुउद्देश्य परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये जो तकनीक है डैम प्रोजेक्ट, ये आजकल अपना रहे हैं अपन। यानी पुराने समय बांध बहुत ज़्यादा नहीं बने हुए, पुराने समय में झील, बावड़ी, टांका, टोबा, नाडी ये संरचनाएं अधिक बनती थी, जबकि डैम या बांध ना के बराबर। इसका मीनिंग डैम और ये बांध है, ये आज वर्तमान की संरचनाएं हैं। तो आज वर्तमान में सरकार जो बनाती है तो वो अपने आप में डैम के रूप में किसी परियोजना को बनाती है। डैम कैसा भी हो सकता है, लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना या फिर वृहद सिंचाई परियोजना, या तो छोटी सिंचाई परियोजना के रूप में, या मध्यम सिंचाई परियोजना, या वृहद सिंचाई। वो क्राइटेरिया बताया था मैंने आपको कि भाई जिस जमीन पर 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई करती हो उन परियोजनाओं को लघु, 2000 हेक्टेयर से 10,000 मध्यम, और 10,000 हेक्टेयर से अधिक वृहद सिंचाई परियोजनाओं में अपन रखते हैं। बूंद बूंद इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये मेरा बताया हुआ आपको। राजस्थान में नर्मदा नहर क्षेत्र में इस तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। यानी ओपन वाटर नर्मदा नहर का आप काम में नहीं ले सकते। यह तकनीक जल संरक्षण और मृदा संरक्षण के समाधान में उपयोगी है, और इस तकनीक को अपन ने किससे अडॉप्ट किया है? ये इजराइल की तकनीक है, इजराइल से इसको अपनाया गया है। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो जल संरक्षण से या जल संबंधी टॉपिक से जुड़े हुए हैं।
तो इसमें एक तो आती है सब जल धारा परियोजना। सब जल धारा परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है सन 2002 के अंदर, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति करना। सब जल धारा, तो सब जल धारा कार्यक्रम मुख्यतः कब चलाया गया था? 2002, और मुख्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल आपूर्ति के लिए। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति करना। इसके बाद में आता है जल स्वावलंबन कार्यक्रम। जल स्वावलंबन कार्यक्रम का मीनिंग है कि बारिश का पानी इतना पर्याप्त मात्रा में होता है कि अगर उस पानी को हम रोक लें, वर्षा जल को अगर हम रोक लें, संग्रहित कर लें, तो इस वर्षा जल को हम बाद में काम में ले सकते हैं अगले आने वाले टाइम पीरियड, यानी साल भर तक। वर्षा का इतना पानी होता है, लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं? बारिश के पानी को व्यर्थ बहा देते हैं, उसको रोकते नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप बारिश का जो पानी है उसको रोकिएगा। अगर आप उस पानी को रोकते हो तो आपको जल के ऊपर किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप जल के मामले में खुद स्वावलंबी बन जाओगे। जब कई बार कहते हैं ना, स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद के ऊपर अपने पाँव पे खड़े हो। तो सेम वैसा ही है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, तो ये जो वर्षा जल संग्रहित होता है जिस एरिया के अंदर, इस वर्षा जल को हमें संग्रहित करना है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब बने हुए हैं, जोड़ बने हुए हैं, या जो कोई अन्य जल स्रोत हैं, उन अन्य जल स्रोतों के अंदर बारिश का पानी आप इकट्ठा करो। और इस कार्यक्रम को वसुंधरा राजे जी के द्वारा अपने एरिया झालावाड़ गर्दन खेड़ी से चलाया गया था। इसका पहला चरण स्टार्ट किया गया था जल स्वावलंबन का 27 जनवरी 2016। अभी किसी एग्जाम वीडियो वगैरह में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका मीनिंग एक अच्छा कार्यक्रम है, इसलिए ये पूछा गया था। जल स्वावलंबन जैसे कार्यक्रम को अफ्रीका के कई राष्ट्रों ने सराहा है, और वहाँ उन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को फॉलो भी किया गया है। जैसे किसी राष्ट्र का कोई बढ़िया कार्यक्रम होता है तो अपन भी तो फॉलो करते हैं ना। भाई इजराइल के ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई तकनीक का पूरा विश्व अपना रहा है। पानी के अगर यूज को आपको कम करना है, अगर उपयोग बढ़ाना ही है तो दे ही रहे हो खुला पानी, लेकिन उपयोग को कम करना है, सीमित करना है और अच्छी खेती करनी है तो अपन ड्रिप इरिगेशन को यूज कर सकते हैं। 2016 के अंदर इसका दूसरा चरण आ गया था दिसंबर 2016 में, 9 दिसंबर 2016। तीसरा चरण इसके फिक्स एक साल बाद आया था 9 दिसंबर 2017, और अंतिम चरण इसका स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2018। जिस समय चुनाव आचार संहिता लगनी थी उसके 2-3 दिन पहले इसको घोषित किया गया था, लगभग 3 अक्टूबर के आसपास, 3 अक्टूबर 2018 के आसपास। तो इसमें एक तो शुरुआत इसकी कब हुई, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, 2016। आगे जरूरी नहीं आपको याद हो, आगे ये जरूरी है कि ये अभी तक कितने चरणों में चला है। आजकल कई बार क्वेश्चन में ये भी दे देते हैं, स्टेटमेंट में दे देते हैं 2016 से चला था, और इस कार्यक्रम में अभी तक 4 चरण चलाए गए हैं, तो 4 चरण अभी तक चले इसमें। उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया। तो स्थान इसमें कौन सा है? झालावाड़ गर्दन खेड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब हैं, कुओं का जो जल स्तर है उसमें सुधार करना, चारागाहों का विस्तार करना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना। यानी बारिश के पानी को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बारिश का पानी इकट्ठा कर लोगे तो उससे एक तो भूमिगत जल स्तर है, अगर पानी इकट्ठा किया तो उस एरिया में धीरे धीरे भूमिगत जल स्तर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और कुओं का जो जल स्तर है, बारिश के पानी से अपने उस जल स्तर को क्या करना है? ऊपर उठाना है। और एक पानी अगर रुका हुआ है तो उसके आसपास में क्या होगा? चारागाहों का विकास होगा। और अगर आप खेती करते हो, पानी कम पड़ता है, तो आप इस एरिया से किसके अंदर काम में ले सकते हो पानी? कृषि उत्पादन बढ़ेगा। तो इसका मीनिंग है जल स्वावलंबन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं वर्षा जल को संग्रहित करना, जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार आए, चारागाहों का विकास हो और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। आम सी चीज़ें, जैसे पानी इकट्ठा करने के क्या क्या फायदे होंगे तो आपको सबको पता है, जहाँ पानी इकट्ठा करेंगे वहाँ भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा उस एरिया में। जहाँ पानी इकट्ठा रहेगा उसके चारों ओर हरियाली होगी, चारागाह भूमियाँ विकसित हो सकती हैं, और इस पानी का यूटिलाइजेशन किस में कर सकते हैं? कृषि क्षेत्र के अंदर। तो ये 4 चरणों में चलाया गया। कब कब चलाया गया ये मैंने आपको बता दिया है। पहला चरण याद रखिएगा 27 जनवरी 2000। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गर्दन खेड़ी झालावाड़।
राज्य जल नीति से पहले अपन एक कार्यक्रम और देखते हैं, आजकल चर्चाओं में है ये। अटल भूजल संरक्षण योजना भी बोला जाता है, अटल भूजल योजना भी बोला जाता है। तो अटल भूजल योजना है, इसकी घोषणा तो हुई थी अटल बिहारी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर 2019। स्टार्ट हुई थी ये 2020 से, वित्त वर्ष के स्टार्टिंग डे से। वित्त वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है भाई? सामान्य वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी। और वित्त वर्ष का पहला दिन 1 अप्रैल। तो इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1 अप्रैल 2020। 19 में घोषणा हुई थी, दिसंबर में स्टार्ट कब किया गया? 1 अप्रैल 2020। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो सहयोग है वो एक तो दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। बाकी का सहयोग दे रहा है इसमें विश्व बैंक, और दोनों इक्वल सहयोग दे रहे हैं। इक्वल यानी ये खास बात है। ये आरएस में आया था इस बार, जो आरएस में या शायद एसआई में, इन दोनों में से एक एग्जाम में आया। एसआई में आया था ये। अटल भूजल योजना है, उसमें जो आर्थिक सहयोग है वो कितना है? तो आर्थिक सहयोग है इसमें 50 और 50 केंद्र और 50 से विश्व बैंक के द्वारा। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका भी मुख्य उद्देश्य वही है जो भूमिगत या भूजल स्तर में सुधार, भूजल स्तर में सुधार करना और एक भूजल स्तर का बेहतरीन प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। यानी जमीन से पानी जो निकाल रहे हैं उसको सीमित तरीके से निकालें, यह नहीं कि पानी निकल रहा है और अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग अपन यूज कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार करना और भूजल स्तर का प्रबंधन करना। भूजल स्तर का प्रबंधन या सही यूटिलाइजेशन करना उसका। हाँ जी, अब ये जो अटल भूजल योजना है इसको राजस्थान के 17 जिलों में और देश के 7 राज्यों में लागू किया गया है। अटल भूजल योजना का जो संबंध है राजस्थान में, और देश में, तो देश के लिए तो ये कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। उन 7 राज्यों में एक कौन है? राजस्थान। और राजस्थान के कितने जिलों में? 17 जिलों में। तो अटल भूजल योजना को राजस्थान के कितने जिलों में लागू किया गया? 17 जिलों में लागू किया। ये डेटा याद रहेगा। कितने जिलों में? 17 जिलों में। और भारत के कितने राज्यों में? 7। राजस्थान के जिले, भारत के राज्य, राजस्थान के जिले 17। वेरी गुड। अच्छे स्टूडेंट हो आप। हाँ, तकनीक का दुरुपयोग। तो ये स्कीम समझ में आ गई। भारत के 7 राज्य कौन से हैं ये देखो। देश के, भारत के 7 राज्य, जैसे राजस्थान है। राजस्थान है ये तो पता है ना। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? यहां से स्टार्ट किया करो। पंजाब इसमें शामिल नहीं है। पंजाब इसमें शामिल नहीं है।
तो राजस्थान के बाद में राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, कितने हो गए? 5 हो गए। 4 पड़ोसी हो गए और एक राजस्थान हो गया। गुजरात के दक्षिण की ओर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटक। तो गुजरात से कंटिन्यूस नीचे तट वाले राज्यों पे चलेंगे अपन। गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका मीनिंग 4 हमारे पड़ोसी और एक हम, कितने? 5। फिर गुजरात के आगे, महाराष्ट्र के आगे, तो देश के ये 7 राज्य इसमें शामिल है, जिसमें एक राजस्थान है। और राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल हैं? 17 जिले इसमें शामिल हैं। अब है राज्य जल नीति। तो राज्य जल नीति को उस दिन जारी किया गया था जिस दिन वन नीति को जारी किया गया था। राज्य वन नीति कब है? वैलेंटाइन के 4 दिन बाद, 18 फरवरी साल रहा है 2010 का। तो 18 फरवरी 2010 को राज्य जल नीति को जारी किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य जल को प्राथमिकता से किस किस को उपलब्ध करवाना है। तो जल नीति के अंदर प्राथमिकता से जल को उपलब्ध करवाना है। एक तो मानव पेयजल के रूप में। प्राथमिकता का मीनिंग है पानी अगर उपलब्ध है तो उपलब्ध पानी को किसको दिया जाए सबसे पहले? तो सबसे पहले दिया जाए मानव पेयजल के रूप में। मानव पेयजल के रूप में। मानव पेयजल को उपलब्ध करवाने के बाद में पशु पेयजल के रूप में। उसके बाद में मानव के घरेलू कार्यों के लिए पानी को काम में। और उसके बाद में कृषि या औद्योगिक क्षेत्रों को। तो जल की उपलब्धता प्राथमिकता से किसको उपलब्ध करवाई जाए? मानव पेयजल के रूप में, क्योंकि मानव ही है पृथ्वी के ऊपर जो है, जो मुख्य जो जीव है। तो इसका मीनिंग है हम है। तो इसका मीनिंग सबसे जो अभी तक के जो प्राणी है उनमें सबसे समझदार प्राणी के रूप में मानव को ही माना जाता है, जो इस प्रकृति के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि जो भी पार्ट हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना आधिपत्य जमाता है। तो इसका मीनिंग है पहली प्राथमिकता मानव ने अपने पेयजल को रखा है, खेती को नहीं रखा। कि पहली प्राथमिकता है कि मानव को पेयजल के रूप में पानी उपलब्ध करवाया जाए। ये मानिएगा कि पानी का एक गिलास बचा है पृथ्वी पे, लास्ट गिलास है। तो सामने आपके ये हैं कि उस एक गिलास को या तो जाके खेत में डाल दो पौधों के लिए, कृषि के लिए, या उस एक पानी को घरेलू कार्य, आटा गूंदने में, फर्श धोने में काम में ले लो, या आपका कोई पशु है प्यासा खड़ा है, या उसको पिला दो या खुद पी जाओ। मानव स्वभाव से स्वार्थी है। गट 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 गट, खत्म। पैक नहीं, ऐसे जगह तो नहीं छोड़ी गिलास में, बनाओगे कहाँ? भाई देखो, अब आपको कईयों को तो लगता है पशु बेचारा खड़ा है। मीनिंग पशुओं के लिए भी प्राथमिकता है, लेकिन पशु से ज़्यादा प्राथमिकता में। तो कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिए जाते हैं कि जल नीति 2010 के अनुसार जल की उपलब्धता में प्राथमिकता में किसको रखा गया है। तो ऑप्शन ये आएंगे, तो आंसर करना पड़ेगा अपने को मानव पेयजल। वैसे आपके जो एग्जाम है मेरे हिसाब से वहाँ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आता है जल नीति, क्योंकि राजस्थान में अभी तक एक ही जल नीति आई है, फरवरी 2010। और यह कि यह जल नीति वाली जो डेट है ये कि ये राजस्थान की वन नीति भी है। वन नीति वैसे अलग है लेकिन डेट सेम है, 18 फरवरी 2010। राजस्थान में वन नीति केवल एक बार ही आई है, राज्य की वन नीति। केंद्र की तो कई आ चुके हैं, 1894, 1894, 1952 और 1988। तो इंडिया में तो राष्ट्रीय वन नीतियाँ तो कितनी हैं? 3, लेकिन राज्य वन नीति हमारे पास एक ही है, सेम डेट है, वो 18 फरवरी 2000। और हम कहते भी हैं जल है तो वन है, वन है तो जल है। और वैसे हालांकि एक स्लोगन बोलते हैं जल है तो जीवन है, वो स्लोगन भी बोला जाता है। और ये भी जल है तब तक वन है, और वन है तब तक जल है, तब तक बारिश हो रही है अपने। ये एक वाटर असेसमेंट रिपोर्ट आती है अपने,
भूजल संरक्षण संबंधित रिपोर्ट, तो भूजल संरक्षण संबंधित रिपोर्ट है, उसके तहत राजस्थान के अंदर जो वाटर ब्लॉक है, वाटर ब्लॉक, तो ब्लॉक कार्यालय होते हैं ना अपने राजस्थान में, अभी कितने ब्लॉक हैं जहां के प्रमुख होते हैं ना प्रधान, अब बढ़ गए 300 प्लस हैं अभी। पहले जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, उस समय थे 295, कितने थे? तो उस रिपोर्ट में इतना ही बताया गया है। इस बार वाली में आएगा तो 300 जो भी हैं इस बार वह आएंगे। तो ब्लॉक का मीनिंग वही है जहां का प्रमुख प्रधान होता है। तो राजस्थान के अंदर वाटर ब्लॉक है 2020 के अनुसार कितने थे? 295। अब वाटर ब्लॉक को पानी की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक तो वाटर ब्लॉक वो होते हैं जिनको अपन अति दोहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति दोहित। अति दोहित का मीनिंग है वहां पानी का अपन ने जो यूज है, उपयोग है, वो 100% से अधिक किया है। 100% से अधिक का मीनिंग क्या है ये भी बताएंगे। और जिस क्षेत्र में इससे थोड़ा कम यूज हुआ है उस क्षेत्र को अपन कहते हैं गंभीर क्षेत्र। उसको क्रिटिकल जोन कहते हैं। इसको ऊपर वाले को इंग्लिश में बोलेंगे अवर एक्सप्लॉइटेड। अवर एक्सप्लॉइटेड यानी जितना पानी आया उससे अधिक यूज किया हमने। जो गंभीर क्षेत्र हैं, गंभीर क्षेत्रों के अंदर हमने वाटर का जो यूज है वो 90 से 100% किया है, यानी लगभग जितना पानी आया उतना हमने यूज कर लिया। एक गंभीर से जो कम है उनको कहा जाता है सेमी क्रिटिकल यानी अर्ध गंभीर। इसमें नाम से पहले क्या लग जाएगा? सेमी, और आगे एज इट इज आ जाएगा क्रिटिकल। इस एरिया में जितना पानी आया था उस पानी का हमने 70 से और 90% यूज किया है। और एक होता है सेफ जोन। सेफ जोन यानी सुरक्षित जल क्षेत्र। वहां पानी का यूज हमने लेस देन 70%, 70% से कम किया है। इसके अलावा राजस्थान में एक लवणीय क्षेत्र भी बताए जाते हैं जिनकी संख्या 3 मानी जाती है। सैलाइन जोन या लवणीय क्षेत्र है वो कितने हैं? 3। बाकी 4 प्रमुख ये हैं पानी के यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। सैलाइन जोन तो वो है जहाँ सैलिनिटी अधिक होती है। तो सैलाइन जोन कितने माने गए हैं? 3। वाटर टोटल 295 वाटर ब्लॉक में से सैलाइन जोन कितने? 3। और बाकी ये हैं पानी के उपयोग के अकॉर्डिंग। पानी के उपयोग का मीनिंग ये है कि जैसे ये कोई एरिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट मान लो, चाहे कोई क्षेत्र मान लो या कोई ब्लॉक मान लो, इसके अंदर बारिश हुई। बारिश होने से जमीन में 10 बकेट गई, 10 बाल्टी गई। जमीन के अंदर कितना पानी चला गया? 10 बाल्टी पानी चला गया। और उस एरिया में से जब साल भर पानी अपन ने यूज किया तो अपन ने यूज किया 12 बाल्टी। कितनी बाल्टी? 12 बकेट यूज की। तो जितना पानी गया था उससे ज्यादा यूज किया या कम? तो इसका मीनिंग जो पानी आया था वो 100% था और यूज किया वो 100% से ज़्यादा है। तो उस एरिया में पानी का स्तर हमेशा धीरे धीरे क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? अति दोहित। इनको जनरली पहले अपन डार्क जोन के नाम से जानते थे, आज के लिए इसका नया नाम आ गया अति दोहित। तो जिस एरिया में पानी का उपयोग है मोर देन 100% होता है उनको क्या कहते हैं? अति दोहित। राजस्थान में इनकी संख्या होती है 203। राजस्थान में अति दोहित जोन कितने हैं? तो ज़्यादातर एरिया के अंदर हम बारिश में आने वाले पानी से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। फिर है गंभीर या क्रिटिकल जोन। तो क्रिटिकल जोन का मीनिंग है ज़मीन में 10 बाल्टी आई, काम में हमने 9 और 10 के आसपास ही ली है, तो क्या ज़मीन में जल स्तर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जितना 9-10 बाल्टी आ रही है लगभग उतना ही निकाल रहे हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ लेवलिंग में रहेगा। गंभीर वो होता है जहाँ 1 बाल्टी एक्स्ट्रा निकालते ही वो अति दोहित हो जाएगा। भाई 10 आया 10 निकाला तो गंभीर जोन है, और 10 बाल्टी आई और 11वां निकालते ही ये गंभीर किस में चला जाएगा? अति दोहित में चला जाएगा। तो इसका मीनिंग अति दोहित में आने वाले जो जोन है वो कहाँ से आते हैं? गंभीर से। तो गंभीर क्षेत्रों में और अधिक उत्पादन करना स्टार्ट कर देंगे पानी का, तो वो किस में शामिल हो जाएगा? अति दोहित या ओवर एक्सप्लॉइटेड के अंदर। और जिन क्षेत्रों में जैसे यहाँ जमीन में 10 बाल्टी जमा हुई, 10 बाल्टी में से हमने काम में ली 7 से 9,
तो 7 से 9 बाल्टी काम में लोगे तो इसका मीनिंग संकट बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग आप यूज़ तो कर रहे हो, लगभग जितना आ रहा है लगभग उतना यूज़ कर ले रहे हो, लेकिन अभी बिल्कुल संकट में नहीं आए। ये अर्ध गंभीर है, नहीं अभी समस्या का बड़ा रीज़न नहीं है। पहले किस में शामिल होंगे? गंभीर में। 10 आ रही हैं, 10 यूज करेंगे, और जिस दिन 10 आ रही हैं 12 या 11 यूज कर ली उस दिन अति द्वैत। सुरक्षित जोन उसको कहते हैं कि बाल्टी पानी की इकट्ठा हुई जमीन में 10 और निकाल रहे हम 6, 5 यानी 7 से कम, यानी 70% से पानी का उपयोग कम करेंगे। तो जमीन में 10 बाल्टी आई और काम में लिया केवल 7 बाल्टी को, तो उस एरिया में हमेशा पानी का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, वो होगा सेफ जोन। तो पानी का उपयोग कितना कर रहे हो आप? उस एरिया में उपस्थित जल यानी जो वर्षा जल है उसका 100% से ज़्यादा निकाल रहे हो तो इसका मीनिंग अति दोहित। अगर आप 90 और 100% निकाल रहे हो तो आप गंभीर जोन में हो, क्रिटिकल। क्रिटिकल से थोड़ा सा कम 70 से 90 निकाल रहे हो तो आप सेमी क्रिटिकल में, अर्ध गंभीर में, और 70% से कम यूज कर रहे हो इसका मीनिंग सुरक्षित। तो राजस्थान के अंदर एक तो इनको याद रखना, अति दोहित क्षेत्रों की संख्या कितनी? 203। गंभीर क्षेत्रों की संख्या है इनके, इन दोनों डिजिट है, इन दोनों डिजिट को ले आओ नीचे, 2 और 3 कितने? 23। अर्ध गंभीर क्षेत्रों की संख्या है, ये तो पानी का परसेंटेज लिखा ना, ये तो वो चीज है। उनतीस, 37। तो राजस्थान में दो जोन है जो पूछने लायक हैं। एक तो राजस्थान में अति दोहित है जो डार्क जोन है वो कितने हैं? 203। और राजस्थान में सुरक्षित जोन कितने हैं? 37। यहाँ से डेटा या फैक्ट पूछा जाता है। या 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जल ब्लॉक कितने थे? 295। ये पॉलिटी में लिखवाएंगे सर आपको, जो भी ब्लॉक होते हैं ना वर्तमान में, तो 352। तो राजस्थान में वाटर ब्लॉक भी कितने हो गए? तो नई रिपोर्ट में 352 आएगा, लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो वाटर ब्लॉक कितने हैं? 295। और 295 में से जो अति दोहित हैं वो 203, आगे वाले में 23, उसके आगे 29 और उसके आगे 37। यानी यहाँ तो जो डिजिट चल रहा है ना, टू वाला चल रहा है कंटिन्यूस, 2 वाली लाइन वाला, और लास्ट वाला 3 वाला रहेगा 37, और एक लास्ट वाला 3, 37 और 3 कौन से थे? लवणीय क्षेत्र या सेलाइन जोन। तो इसी के साथ जल संरक्षण का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट।